चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग चल रहा था लास्ट जब चल रहा था। हाँ, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर पे हम बात कर रहे थे, काफी इंपॉर्टेंट और टेक्निकल चैप्टर भी था। मर्जर, अमाल्गमेशन, डीमर्जर, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, सब पे बात हुई। बाईबैक पे हमने बात की। केस स्टडीज बाकी थे, तो केस स्टडीज से आज नहीं शुरू करेंगे। आज जो उसका 6th पार्ट है, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, वहां से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 68 है। टेक्निकल टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, यहाँ से शुरू करते हैं। इतने दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली टॉपिक भी वैसा होना चाहिए। अब ये टॉपिक अगेन आपने कंपनी लॉ में पहले पढ़ा हुआ है, बट मैं बिल्कुल ये मान के नहीं चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है, तो वो अजम्पशन मैं नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो अपने ऐसे ही पढ़ रहे हैं जैसे फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, एकदम फ्रेश और डिटेल में जाएंगे। सेक्शन का जो ब्लॉक है, मैं भी थोड़ा बहुत जैसे पढ़ाऊंगा आपको कुछ तो रिकॉल होता जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल याद नहीं आएगा, बट सबको अलग अलग टाइम हो गया होगा, कब किसने पढ़ा होगा, तो ऐसे अजम्पशन में नहीं चल सकते कि आपको चीजें याद होंगी। लैंग्वेज के साथ जाएंगे, एक एक सबसेक्शन है और साथ में रूल है, तो दोनों चीजें कवर अप करेंगे। और जो ब्लॉक है दैट इज सेक्शन नंबर 230 to 240, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, मर्जर एंड अमाल्गमेशन, एक्विजिशन, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बात हो रही है। कंपनी लॉ में हमने ये पहले पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो सेक्शन है, ये पूरा ब्लॉक है, इसके सेक्शन का रेफरेंस अलग अलग चैप्टर्स में डिफरेंट पॉइंट्स पे आएगा। तो क्या अलग अलग जगह ढूंढ ढूंढ के पढ़ेंगे ना, तो फिर कभी 235 की बात चल रही है, कभी 232 की बात चल रही है, फिर वहां उस पॉइंट पे रिकॉल करना पूरा कि 230 से क्या था, तो मजा नहीं आएगा और वो ओरिएंटेशन नहीं बनेगा। तो मैंने इसको एज ए चैप्टर ही रख दिया। मॉड्यूल में उन्होंने ऐसे नहीं दिया हुआ है, सेक्शंस डिवाइड करके दिए। मैंने इसको एक चैप्टर बना के ना फर्स्ट चैप्टर के साथ ही रख दिया, तो सारे सेक्शन जब लाइन में पढ़ेंगे तो आपको चीजें कनेक्ट होंगी, रिलेट भी होंगी, और बहुत सारी चीजें सेम भी है कि एक सेक्शन में पढ़ा ना, वही फॉर्मेट दूसरे में है, तो याद रखना भी इजी हो जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बेस है बाकी चैप्टर्स के लिए, तो वैसे हमें इसको टारगेट करके चलना है। अब बाकी चैप्टर्स में जहां ये टॉपिक्स आएंगे वहां मैंने रेफरेंस दिया होगा, वहां 235 सबसेक्शन 2 की बात हो रही है, सपोज आपको उसकी पूरी थियरी चाहिए तो फिर इस चैप्टर में आके देख लो, तो एक जगह वो पूरा टॉपिक आपके पास रहेगा। वैसा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पे व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। कुछ आपको याद हो तो स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत ध्यान में हो तो। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्या था, कुछ वर्ड का मीनिंग याद हो, ऐसा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन बेसिक। कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट की जो स्कीम है उसमें क्या सिचुएशन थी, हम किस बारे में पढ़ रहे थे, या दो वर्ड्स का मतलब कुछ ध्यान में, या उनका डिफरेंस। हाँ, सेटलमेंट जैसा। हाँ, तो अगर अब कॉम्प्रोमाइज का मतलब कहीं ना कहीं सेटलमेंट। कॉम्प्रोमाइज वर्ड तब आता है जब डिस्प्यूट हो, तो भाई डिस्प्यूट सेटल करना है बिटवीन द क्रेडिटर्स एंड द कंपनी। तो कोई डेट है, कोई लायबिलिटी है जो उनकी पे ऑफ करनी बाकी है, मैनेजमेंट नहीं पे कर पा रहा है, उसका कोई रास्ता निकालेंगे कि भाई ऐसे कर लेते वैसे कर लेते, तो वो सारी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज में कवर अप हो जाती है। अरेंजमेंट जो है उसमें सब कुछ आ गया। अरेंजमेंट इज अगेन रिस्ट्रक्चरिंग ओनली, बट इट में बी विदाउट डिस्प्यूट ऑल्सो। डिस्प्यूट जैसा कुछ नहीं है, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं कंपनी को फाइनेंशियली और बेटर कंडीशन में लाने के लिए। तो उसमें मर्जर, अमाल्गमेशन, इवन इन्होंने टेक ओवर भी इंक्लूड कर दिया कि टेक ओवर भी इस स्कीम का एक हिस्सा हो सकता है, वो आगे सेक्शन में अपन बात करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे ना स्टार्टिंग में इन्होंने इसका कोई मीनिंग जैसा कुछ दिया हुआ नहीं है कि भाई कॉम्प्रोमाइज क्या है, अरेंजमेंट क्या है। तो मैं आपको लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, मतलब एक एक पॉइंट में लिख लो। अरेंजमेंट लिखा है उन्होंने एक्सप्लेनेशन में, कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात नहीं की है। तो कॉम्प्रोमाइज वर्ड का मीनिंग क्या है वो लिख लो। अ कॉम्प्रोमाइज refers to an agreement between a company and its creditors or members to resolve disputes or restructure liabilities often involving settlement of debts or claims। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज इज एन अग्रीमेंट बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स और मेंबर्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स और रिस्ट्रक्चर द लायबिलिटीज ऑफन इन्वॉल्विंग सेटलिंग ऑफ डेट्स और क्लेम्स। तो ये कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है, उसको सेटल करने के लिए हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं।
कि भाई ठीक है वो डेट इक्विटी वाला पार्ट कैसे मैनेज करना है, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, समथिंग लाइक दैट। तो अगर वो एज ए डिस्प्यूट सेटलमेंट हो रहा है तो उसको कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, बट अगर अदरवाइज हो रहा है तो उसको अरेंजमेंट बोलेंगे। तो अरेंजमेंट की लैंग्वेज तो आपको दे रखी है, वो एक्सप्लेनेशन देख लो जो स्टार्टिंग में सबसेक्शन 1 में दिख रहा है, वहीं से पढ़ लेते हैं। Arrangement includes the reorganization of the company's share capital by the consolidation of shares of different classes or by the division of shares into into shares of different classes or by both of those methods, consolidation and subdivision। ठीक है, वो फेस वैल्यू चेंज कर देना, तो वो सारी जो चीजें हैं वो अरेंजमेंट में आ सकती है। इक्विटी को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, वो भी आ सकता है। ठीक है, मर्जर्स और ये सारी चीजें जो है वो भी इस पे कवर अप हो सकती है। तो अरेंजमेंट इज विदाउट डिस्प्यूट एंड कॉम्प्रोमाइज इज सेटलमेंट ऑफ अ डिस्प्यूट। ठीक है, वो बेसिक डिफरेंस है, प्रोसेस सिमिलर हो सकता है वैसा। अब इन चीजों को क्लैरिफाई करने के लिए सेक्शन 230 बनाया गया कि ये कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट का प्रोसीजर कैसे वर्क करता है। तो अपने फिर इसको सबसेक्शन में साथ देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला वेयर अ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज प्रपोज्ड बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर्स और बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स, द ट्रिब्यूनल में ऑन एप्लीकेशन ऑर्डर अ मीटिंग। अब क्या होगा ना, इनके बीच में डिस्प्यूट है, तो कंपनी वर्सेस क्रेडिटर्स होगा या कंपनी वर्सेस मेंबर्स होगा, तो भाई इसके लिए ट्रिब्यूनल एक मीटिंग बुलाएगा। अच्छा, ट्रिब्यूनल मीटिंग क्यों बुलाएगा? क्योंकि किसी ने जाके ट्रिब्यूनल को बोला होगा, एप्लीकेशन किया होगा कि सर हमारा डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी के साथ, तो आप मीटिंग अरेंज करो। तो एप्लीकेशन लेके कौन गया होगा, उसमें बोला है। एप्लीकेशन कंपनी खुद भी कर सकती है, फर्स्ट ऑप्शन वो है। दूसरा, कंपनी के कोई क्रेडिटर्स कर सकते हैं, कंपनी के मेंबर्स कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। चौथा ऑप्शन है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसीजर में है तो आपको पता है कि एक लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ होगा, तो लिक्विडेटर भी ये मैटर लेके ट्रिब्यूनल में जा सकता है। तो ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन करने वाले 4 लोग हैं यहाँ पे, चारों में से कोई भी, या तो कंपनी खुद या क्रेडिटर्स या मेंबर्स या फिर लिक्विडेटर, अगर वाइंडिंग अप वाला प्रोसीजर चल रहा है तो। ये लोग फिर जब एप्लीकेशन करेंगे तो ट्रिब्यूनल एक मीटिंग ऑर्डर करेगा और फिर उस मीटिंग में आगे की चीजें डिस्कस होंगी, ये बोला हुआ है। इसके बाद आ रहा है सबसेक्शन 2, the company or any other person by whom an application is made under the given subsection 1 shall disclose to the tribunal by affidavit। एफिडेविट सबमिट होंगे और ट्रिब्यूनल के आगे सारे डिस्क्लोजर्स किए जाएंगे जो नीचे एनलिस्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो बोला कि भाई सारे मटेरियल फैक्ट्स कंपनी से रिलेटेड। मेन क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो भाई जो ऑडिटर है उनके बनाई गई रिपोर्ट, और वो लेटेस्ट होनी चाहिए, तो उसके थ्रू मालूम पड़ जाएगा कि फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की है क्या। कंपनी के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा हो, कोई लिटिगेशन पेंडिंग हो, उसकी डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। अगर कोई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाला प्रोसीजर हुआ है या करना है तो वो बताना पड़ेगा। एनी स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग विच इज कंसेंटेड टू, मतलब कोई स्कीम अगर आपने सोची हुई है कि हाँ भाई अगर सेटलमेंट होता है तो ऐसे होगा वैसे होगा, तो उस स्कीम की डिटेल आप ट्रिब्यूनल को सबमिट करो और उसमें कितने क्रेडिटर्स का कंसेंट होना चाहिए, एटलीस्ट 75% इन वैल्यू। ठीक है, सिक्योर क्रेडिटर्स के थ्रू अगर कोई स्कीम प्रपोज की गई है तो 75% इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स, उनका कंसेंट होना जरूरी है। उसके साथ साथ और क्या चीजें अटैच होंगी, क्रेडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, कि भाई हम लोगों ने ये स्कीम सोचते टाइम या फ्रेम करते टाइम सबका ध्यान रखा है और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और अगर ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी तो सबको अपना अपना फेयर शेयर ऑफ मनी मिलेगा। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्रेडिटर्स को लेनी पड़ेगी, तो वो सब चीजें उनको राइटिंग में देनी है एज ए एफिडेविट, वैसे बोला है। ठीक है, बाकी क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट को हमने सेफगार्ड किया हुआ है, ऑडिटर से सारी रिपोर्ट ली गई है। ठीक है, फाइनेंशियली हर चीज चेक की गई है। लिक्विडिटी टेस्ट वर्ड यूज किया उन्होंने कि मतलब उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद सब चीजें ठीक हो जाएंगी, वो सब आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, तो ट्रिब्यूनल आगे सोचेगा। When the company proposes to adopt the corporate debt restructuring guidelines specified by RBI, अगर आप RBI की दी गई गाइडलाइंस का यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमने उसको फॉलो किया है। वैल्यूएशन रिपोर्ट, ये सब होना ही है। जब रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, पैसों की बात हो रही है, तो असेट और लायबिलिटी का वैल्यूएशन जो है वो कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर के थ्रू आपको कराना पड़ेगा और उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट प्रूफ के तौर पर अटैच करनी पड़ेगी। तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, where a meeting is proposed to be called in pursuance of an order of the tribunal under subsection 1, notice of such meeting shall be sent to all the creditors or class of creditors and to all the members or class of members and the debenture holders of the company। सबको नोटिस भेज दो कि भाई मीटिंग होने वाली है, ट्रिब्यूनल ने अनाउंस किया। कैसे उनको डॉक्यूमेंट पहुंचाना है, इंडिविजुअली एट द एड्रेस रजिस्टर्ड विद द कंपनी which shall be accompanied by a statement disclosing the details of the compromise or arrangement। ये सब चीजें साथ में अटैच करनी पड़ेंगी। एक तो उनके घर पे नोटिस भेजो कि ऐसी मीटिंग हो रही है। अब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में कोई आएगा तो उसको पता तो होना चाहिए मीटिंग में क्या होने वाला है, तो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में अटैच करने पड़ेंगे। स्टेटमेंट जिसमें कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट जो प्रपोज किया जा रहा है उसकी पूरी स्कीम होगी,
जो वैल्यूएशन निकाली गई है असेट्स को लेकर, वो वैल्यूएशन रिपोर्ट की कॉपी अटैच होगी जो हम पीछे देख रहे थे, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रेडिटर्स पे अगर वो ये स्कीम को अप्रूव करते हैं, तो उसके बारे में भी समझाना पड़ेगा। केएमपी, प्रमोटर, नॉन प्रमोटर मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स, ठीक है, ये सब के बारे में। एंड द इफेक्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट ऑन एनी मटेरियल इंटरेस्ट ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और डिबेंचर ट्रस्टीज, तो सबके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस स्कीम का वो बताना है, और उसके फाइनेंशियल्स जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो नोटिस के साथ साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये सारा डेटा क्रेडिटर्स या मेंबर्स के पास जाना चाहिए, ताकि वो घर से स्टडी करके आ सके कि इसके फेवर में वोट करना है या इसके अगेंस्ट में। ऐसी बातें अपन स्पेशल रेजोल्यूशन में पढ़ते ही हैं कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होता है, जो भी रेजोल्यूशन पास करना है उसकी सारी टेक्निकल डिटेल सारे मेंबर्स को दी जाती है, घर से पढ़ के आते हैं और फिर वोट करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी उसी लाइन पे चल रहा है। प्रोविजो में देख लो क्या बोल रहे हैं। प्रोविजो में बोल रहे हैं कि ये नोटिस जो है ना, और जो डॉक्यूमेंट्स की बात ऊपर हुई है, वो सारे कंपनी की वेबसाइट पे भी आपको अपलोड कर देने चाहिए। तो अगर किसी को इंडिविजुअली नोटिस मिला नहीं, उसने पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ हुआ है, तो वेबसाइट से भी वो जाके चेक कर सकता है। काफी लोग वेबसाइट रेगुलरली चेक करते हैं, तो पता चल जाएगा। और अगर लिस्टेड कंपनी का मामला है तो आपको पता है क्या करना है, सेबी को भेज दो, स्टॉक एक्सचेंज को भेज दो, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स में उनकी वेबसाइट पे आ जाता है, तो वहां से भी देख सकते हैं। बीएसई एनएसई की वेबसाइट, स्टॉक मार्केट में डील करने वाले जो लोग हैं ना, वो रेगुलर बेसिस पे देखते रहते हैं, तो वहां से आइडिया लग जाता है क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके बाद सेकंड प्रोविजो में वो एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है, दैट वेयर द नोटिस फॉर द मीटिंग इज आल्सो इशूड बाय वे ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। वो आपको पता है, न्यूज़पेपर वाला, एक इंग्लिश एक वर्नाक्यूलर, वो प्रोसीजर है। इट शैल इंडिकेट द टाइम विद इन व्हिच द कॉपीज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड अवेलेबल। अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया है कि भाई इस तरीके का नोटिस जो है न्यूज़पेपर में प्रिंट कर रहे हैं, तो बाकी के अदर डॉक्यूमेंट न्यूज़पेपर में तो नहीं छाप सकते ना पूरे, वो तो कितने पेजेस के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो फिर आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, वो एडवर्टाइजमेंट में ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई देखो, जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है अगर आपको चाहिए तो इस डेट से वो ऑफिस पे इस एड्रेस पे अवेलेबल रहेंगे, आप खुद आके कलेक्ट कर सकते हो। वही ऑप्शन बचा है। ईमेल कर रहे हो तो चलो पीडीएफ अटैच कर दी, घर पे भेज रहे हो तो साथ में डॉक्यूमेंट प्रिंट करके भेज दिया, बट न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट का क्या करें, तो उसमें तो एडवर्टाइजमेंट ही दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का काम आपको करना पड़ेगा गिवन टाइम पे और गिवन लोकेशन से, वैसा। तो वो सेकंड प्रोविजो में बोला, और बोला है फ्री ऑफ चार्ज, कोई पैसा नहीं चार्ज कर सकते इम्प्लाइड। तो अभी तक ट्रिब्यूनल के पास गए, एप्लीकेशन किया, भाई मीटिंग करवा दो, बोला ठीक है मीटिंग का नोटिस सबको भेज दो, साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दो, बात वहां तक पहुंची। A notice shall provide that the person to whom the notice is sent may vote in the meeting either themselves। ये सब क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि जिसको भी नोटिस मिला है, या तो वो मीटिंग में आके खुद वोट करे या अपने प्रॉक्सी के थ्रू वोट करवा ले। तीसरा ऑप्शन है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के थ्रू घर बैठे भी वोट कर सकता है। अगर पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट कर रहा है तो जिस दिन उसको नोटिस मिला उसके 1 महीने के अंदर अंदर उसको अपना वोट सबमिट कर देना पड़ेगा, वो लिमिटेशन रहेगी। आया समझ में? और मीटिंग में आ रहा है तो फिर इमीडिएट वहीं पे वोट करेगा, तो उसमें 1 मंथ वाली कंडीशन का कुछ रेफरेंस नहीं रहेगा। प्रोवाइडेड दैट में क्या बोला, अगर इस स्कीम को ऑब्जेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट करने की बात हो रही है, तो किसी एक के ऑब्जेक्ट करने से कोई फायदा होगा नहीं, ये कलेक्टिव राइट जैसा हो गया। और इसमें बोला है कि कुछ मेंबर्स जो है मिलके अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं तो बात समझ में आती है। और वो रेशियो आपको दिया हुआ है, डिसेंटिंग वाला पॉइंट अगर याद हो तो वो सेम ही नंबर है। 10% ऑफ द शेयर होल्डर्स अगर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो मामला सीरियस है। ओपन ने देखा था कि अगर 75% भी अग्री कर रहे हैं बट 10% ना बोल रहे हैं तो उनको फिर वो एग्जिट ऑप्शन मिलना चाहिए, और वो डिसेंटिंग की कैटेगरी में आते हैं। ये उसी से कनेक्टेड है। तो या तो 10% ऑफ द शेयर्स हो उनके पास, या फिर दूसरा ऑप्शन भी है 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट। डेट इसलिए आया क्योंकि यहाँ सिर्फ मेंबर्स की बात नहीं है, क्रेडिटर्स वर्ड भी यूज किया। तो क्रेडिटर्स होंगे तो डेट होगा, मेंबर्स होंगे तो फिर इक्विटी शेयर्स होंगे या वो कैपिटल होगी, वैसा। आगे देख लो, a notice under subsection 3 along with all the documents in such form as may be prescribed shall also be sent to, ये सारी आगे रेगुलेटरी अथॉरिटीज। साइड पे आप लिख के रख सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो कि जो नोटिस ऊपर सबसेक्शन 3 में सारे क्रेडिटर्स और मेंबर्स को भेजा गया था वो इन सब सरकारी अथॉरिटीज को भी भेज देना चाहिए, ताकि उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन हो ये स्कीम से तो वो अपना ऑब्जेक्शन जो है ना वो ट्रिब्यूनल में सबमिट कर सके और वहीं पे मामला सॉर्ट आउट हो जाए। इसके अंदर है सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, आरबीआई, सेबी, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंजेस, लिक्विडेटर, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब नाम तो आपको पता ही है। और भी कोई सेक्टोरल रेगुलेटर्स या अथॉरिटीज हो जो रेलेवेंट हो तो उनको भी भेज देना चाहिए, वो ओपन एंडेड पॉइंट कर दिया वैसा। और उनको टाइम कितना दिया है रिस्पॉन्ड करने के लिए? 30 डेज। नोटिस के 30 दिन में अगर वो कोई रिप्रेजेंटेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं।
ये सब बातें हम पहले भी इस तरीके के पॉइंट्स देख चुके हैं, उसके बेसिस पे ही आगे चलते हैं। सबसेक्शन 6 वेयर एट द मीटिंग हेल्ड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 1। अब बात मीटिंग पे आ चुकी है, नोटिस वोटिस दे दिया, सबको बता दिया, अब मीटिंग हो रही है। मेजॉरिटी ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स और मेंबर्स एज द केस में बी वोटिंग इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी और बाय पोस्टल बैलेट, वही स्टोरी चल रही। agree to any compromise or arrangement, and if such compromise or arrangement is sanctioned by the tribunal by an order, the same shall be binding on the company, all creditors or members as the case may be, or in case of company being wound up, on the liquidator appointed under this act or IBC and the contributories of the company। मतलब इन शॉर्ट ऐसा है, 3/4 इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स या मेंबर्स का कंसेंट मिल गया, ट्रिब्यूनल ने भी अप्रूवल दे दिया, तो अब इस ऑर्डर का, स्कीम का होगा बाइंडिंग इफेक्ट। और बाइंडिंग इफेक्ट किसके ऊपर होगा? सबके ऊपर, सारे क्रेडिटर्स, सारे मेंबर्स, लिक्विडेटर, सबके ऊपर ये इफेक्ट होगा और उनको ये स्कीम को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वैसी बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एन ऑर्डर मेड बाय द ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 6 शैल प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। अब जो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स मेंशन की होगी, ये उसकी लिस्ट है। फर्स्ट पॉइंट में, वेयर द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट provides for conversion of preference shares into equity, such preference shareholder shall be given an option to either obtain arrears of dividend in cash or accept equity shares equal to the value of the dividend payable। ये फर्स्ट कंडीशन है कि जब भी ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आएगा, ट्रिब्यूनल इस चीज के ऊपर बात करेगा कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर वाले अपने हैं जिनको इक्विटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, अगर उनका कोई डिविडेंड आउटस्टैंडिंग था तो उनको ऑप्शन देंगे कि आपको डिविडेंड पोर्शन कैश में चाहिए या उसके बदले एक्स्ट्रा इक्विटी देते चलेगा। तो ये क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि ऑप्शन दिया गया है। द प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब किसी के साथ कुछ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। If the compromise or arrangement results in the variation of the shareholders' rights, it shall be given effect to under the provision of section 48। 48 कहीं अगर कुछ याद आ रहा है, कंपनी लॉ में ही पड़ा हुआ है। बोलो। नहीं, 48 में था वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट्स, 48 सबसेक्शन 1, 48 सबसेक्शन 2, थोड़ा टेक्निकल था और मैंने काफी आराम से डिटेल में पढ़ाया था। मैं रिकॉल कराता हूँ, मैं भी आपको पॉइंट बोला हुआ सेम याद आ जाएगा, क्योंकि सेक्शन छोटा सा था लेकिन लैंग्वेज टिपिकल थी। 48 सबसेक्शन 1 में बोला था कि हम नॉर्मली शेयर होल्डर्स के जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, आफ्टर इशूइंग द शेयर्स एंड आफ्टर टेकिंग द मनी, हम वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो वो सिर्फ उनके बेनिफिट के लिए होने चाहिए, उनके इंटरेस्ट के डेट्रीमेंटल नहीं होने चाहिए। और उसमें ये भी बोला था कि या तो दो कंडीशंस थी, अगर ऑफर लेटर में जो आपके शेयर्स के साथ जो आपको टर्म्स ऑफ ऑफर या ऑफर लेटर दिया गया है उसमें स्पेसिफाई किया है कि हम बाद में कभी भी आपके राइट्स एंड लायबिलिटीज चेंज नहीं करेंगे, तो अल्टरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर नहीं लिखा है, ओपन एंडेड है, तो हो सकता है। तो ये कंडीशन थी कि एक तो मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में कहीं स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि हम चेंज नहीं कर सकते, और ऑफर लेटर में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए कि हम चेंज नहीं करेंगे, मतलब ओपन एंडेड होना चाहिए, तो फिर चेंजेस कर सकता है। और चेंजेस करने के लिए फिर सबसेक्शन 2 में बोला था कि आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, मतलब जो भी ऑब्लिगेशंस में आप चेंजेस कर रहे हो, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स मस्ट अग्री टू दैट। और उसमें भी एक पॉइंट था डिसेंटिंग वाला, वही आया था पहले कि अगर 75% अग्री कर भी लेते हैं फिर भी 10% को प्रॉब्लम है, तो उन 10% को एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा कि भाई आप पैसे लो और जाओ, बाकी लोग अग्री कर रहे हैं। तो ये कंडीशन हमने देखी, तो 48 का रेफरेंस ये वाला है। If the compromise or arrangement is agreed to by the creditors, any proceeding pending before the BIFR, Board for Industrial and Financial Reconstruction, established under the SIC Act shall abate। वो पुराना एक्ट है, एक्ट ही कैंसिल हो चुका है, तो अब तो कोई पुराना केस चल भी रहा हो तो ये सारी मैटर अब NCLT की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। BIFR अब अथॉरिटी खत्म होगी, पहले BIFR थी और एक कंपनी लॉ बोर्ड था CLB, अब इनके सारे केसेस NCLT को डाइवर्ट हो गए जब से 2016 के बाद NCLT एक्टिव हुआ। ये पुरानी बात है, तो अगर कोई मैटर चल भी रहा था वहां पे तो वो बंद हो जाएगा। Such other matters including the exit offer to dissenting shareholder आ गया, if any, as are in the opinion of the tribunal necessary to effectively implement the terms of the compromise or arrangement, मतलब कहीं अगर exit offer देना जरूरी है तो आप दे देना। Provided that no compromise or arrangement shall be sanctioned by the tribunal unless a certificate by the company's auditor has been filed with the tribunal to the effect that the accounting treatment in the scheme of the compromise or arrangement is in conformity with the accounting standards। Formality, ऑडिटर का एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि ये पूरी स्कीम में जो अकाउंटिंग हुई है उसमें हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए, और ये बात कंपनी लॉ में सेक्शन 133 में बोली गई है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए, तो उस रेफरेंस में है ये।
नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी। वो तो होता ही, ट्रिब्यूनल ने तो ऑर्डर कंपनी को इशू किया होगा, क्रेडिटर्स को इशू किया होगा, वो ऑर्डर आरओसी तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के मैनेजमेंट की है और उसके लिए टाइम लिमिट दे रखी है 30 डेज। नेक्स्ट, द ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस विथ कॉलिंग अ मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर। डिस्पेंस विथ का मतलब कि मीटिंग नहीं कराएंगे, मीटिंग वाला पार्ट स्किप कर देंगे, जरूरत ही नहीं मीटिंग करवाने की, दैट इज डिस्पेंस विथ कॉलिंग ऑफ द मीटिंग। वो तब होगा जब 90% इन वैल्यू के जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अग्री कर लिया होगा कि मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है और हम स्कीम को अप्रूवल दे रहे हैं, विदाउट मीटिंग ही अप्रूवल दे रहे हैं। और 90% ने अगर हाँ बोल दिया तो अपोजिशन में 10% से कम ही बचे होंगे, ठीक है, 90% प्लस है तो दूसरी तरफ 10 से कम होंगे, तो वो डिसेंटिंग वाला इशू भी नहीं आने वाला। और डिसेंटिंग वैसे भी शेयर होल्डर्स में होता है। यहाँ अगर 90% क्रेडिटर्स ने अपना कंसेंट दे दिया है, इट मीन्स कि अब मीटिंग करवाने का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट सब लोग रेडी है, 2-4 लोगों का ऑब्जेक्शन अगर आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चलेगा। तो बोला अगर 90% का अप्रूवल है तो ट्रिब्यूनल चाहे तो मीटिंग वाला ये पूरा जो पोर्शन है स्किप कर सकता है, इससे प्रोसेस क्विक हो जाएगा। क्योंकि मेन मीटिंग में तो टाइम जा रहा है, नोटिस भेजो, सबको इन्फॉर्म करो, पूरे शहर में ढिंडोरा पीटो, एडवर्टाइजमेंट दो, रेगुलेटर्स को बताओ, उनको टाइम दो, फिर मीटिंग कराओ, फिर वोटिंग कराओ, सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। तो उसको बाईपास करने का रास्ता ये कंडीशन है, अगर 90% इन वैल्यू वाले क्रेडिटर्स तो नहीं आएगा, क्योंकि स्पेसिफिक यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर्स वर्ड यूज किया है, उन्होंने मेंबर नहीं बोला। क्योंकि ऊपर हर जगह कॉमन था ना क्रेडिटर्स और मेंबर्स, यहाँ स्पेसिफिक बोला क्रेडिटर्स। तो अगर क्रेडिटर्स का मैटर है और वहाँ 90% इन वैल्यू ऑफ द क्रेडिटर्स पहले अपना कंसेंट दे देते हैं तो बात खत्म हो जाती है, फिर मीटिंग वाले पार्ट को स्किप किया जा सकता है वैसा। लेकिन मेंबर वाले पॉइंट में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई ना कोई पैसों का डिस्प्यूट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो रहा ना, कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जा रही है। वो जो वाइंडिंग अप वाला पॉइंट बोला है ना, वो वाला पॉइंट याद करो जो अपन CIRP में देख रहे थे। वाइंडिंग अप में जाके भी एक बार फिर से उसको बचाने का रास्ता तो होता ही है ना, तो वो पॉइंट अगर है तो फिर वाइंडिंग अप वाली बात से वो चीज लिंक हो जाती है। लेकिन अदरवाइज बाकी सिचुएशंस में वाइंडिंग अप में जा रही है ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे तो क्या डिस्प्यूट है पैसों को लेके कि यार आपने पैसे नहीं दिए अभी तक, तो चलो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, ऐसा कुछ करा लो, टाइम ज्यादा दे दो, जो भी रिस्ट्रक्चरिंग अपन ने अभी फर्स्ट पार्ट में पढ़ा ना कि भाई EMI बढ़ा देते हैं, अमाउंट जो है कम कर देते हैं, तो नंबर ऑफ पेमेंट्स बढ़ जाएंगे लेकिन पर पेमेंट जो अमाउंट देना है वो कम हो जाएगा। तो पेमेंट के टर्म्स कुछ रिकंसाइल कर लेते, चेंजेस कर देते तो काम हो जाएगा। तो उस सेंस में तो ये सारी चीजें रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है। और रिस्ट्रक्चरिंग के 2 रीजन है, या तो डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए करना पड़ रहा है, या फिर म्यूचुअली कि भाई ठीक है हमारी कंपनी थोड़ा स्ट्रगल कर रही है तो हम सामने से एडजस्ट कर लेते हैं। अभी कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हुआ है लेकिन होने से पहले रिस्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं वैसा। अब मर्जर अमालगमेशन कितनी बार कंपनी जो है वो सामने से कर लेती है कि यार अगर हम ये करते हैं तो हमारी कंपनी और स्ट्रांग हो जाएगी, चलना थोड़ी सी इक्विटी बेच देते हैं, एक स्ट्रांग पार्टनर आ जाएगा, इक्विटी होल्डर, कंपनी और बेटर हो जाएगी। तो वहां भी कोई डिस्प्यूट नहीं है किसी से, बट हम फाइनेंशियल्स इंप्रूव करने के लिए अपनी मर्जी से कर रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है, वो पॉइंट है। तो इसमें सब कुछ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है सबसेक्शन 10, नो कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बायबैक under this section shall be sanctioned by the tribunal unless such buyback is in accordance with the provision of section 68। ये बहुत कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, बोला जहाँ बायबैक होगा ना वहाँ सेक्शन 68 फॉलो करना है, और अपन ने वो चीज़ पहले पढ़ी ली है, तो नथिंग न्यू, एकदम बेसिक सा पॉइंट है। इसके बाद जो पॉइंट आया इसमें बोल रहे हैं एनी कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट में इंक्लूड टेक ओवर ऑफर मेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब इन्होंने क्या किया, टेक ओवर के जो प्रोविजंस हैं उसको कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट वर्ड में इंक्लूड कर दिया। जैसे मर्जर अमालगमेशन इंक्लूडेड है, टेक ओवर भी इंक्लूड कर दिया। तो इन्होंने बोला कि अगर कोई कंपनी अपनी कंपनी ऑफर कर रही है सामने वाले को कि आप हमें अक्वायर कर लो, टेक ओवर कर लो, ठीक है, वैसा है, तो वो भी इसी स्कीम का एक हिस्सा हो गया। तो टेक ओवर का ऑफर देना किसी को कि भाई यू अक्वायर आवर कंपनी, तो दैट ऑफर कैन बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट, और इस प्रोसीजर के थ्रू भी वो हो सकता है। इससे क्या होगा, चीजें सिंपल वे में कंक्लूड हो जाएंगी। अभी मेरी कंपनी है, मैं चाहता हूँ कि आप टेक ओवर कर लो, होस्टाइल तो नहीं है, मैं तो सामने से ऑफर कर रहा हूँ कि आप मेरी कंपनी टेक ओवर कर लो, कंपनी भी बच जाएगी, आपको एक कंपनी मिल जाएगी और हमारा एग्जिस्टेंस जो डेंजर में है वो खत्म होने से बच जाएगा। तो ये सामने से ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें कोई ऐसा भी नहीं है कि आप होस्टाइल तरीके से टेक ओवर करना चाहते हो, हमने सामने से आपको इनवाइट किया कि आप हमारी कंपनी टेक ओवर कर लो। इस स्कीम के अंडर करेंगे तो इसी प्रोसीजर से काम हो जाएगा, इजी पड़ेगा, तो वो अलाउ किया गया वैसा। अब इसमें 2 चीजें बोल दी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो फिर सेबी रेगुलेशंस तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, टेक ओवर जो कोड है आपको तो फॉलो करना ही पड़ेगा, ये अंडरस्टूड था।
और अनलिस्टेड है तो फिर जो बाय डिफॉल्ट अपना कंपनी रूल चल रहा है उसके थ्रू काम हो जाएगा वैसा। तो वो प्रोवाइडेड दैट में क्लैरिफाई किया हुआ है। इसमें कुछ ऐड कराने जैसा है तो मैं लिखवा देता हूँ। इस पॉइंट में आप एग्जांपल लिख के रख सकते हो, छोटा सा पॉइंट है, मतलब बेसिक है, कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं, एक पैराग्राफ है। सबसेक्शन 11 के साथ साथ ये प्रोविजो के साथ वो पॉइंट लिख के रख लो। अ कंपनी फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, अ कंपनी फेसिंग financial difficulties might use this section, मतलब subsection 11 might use this subsection to propose a scheme that includes a takeover offer to a potential acquirer, who could then acquire the company's shares, through the arrangement. ठीक है, पता चला। तो वही बात है जो मैंने आपको बोली, बट एक बार लिखवा के रख दी तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रहेगा। और सबसेक्शन 12, एन अग्रीव पार्टी may make an application to the tribunal in the event of any grievances with respect to the takeover offer of companies other than the listed company in such manner as may be prescribed, and the tribunal may on application pass such order as it may deem fit। मतलब किसी को इस ट्रांजैक्शन से ऑब्जेक्शन हो वो ट्रिब्यूनल में जाके कंप्लेंट कर सकता है, ट्रिब्यूनल उसका मैटर सॉल्व कर लेगी, वैसे तो कोई खास बात नहीं। तो सब सेक्शन 230 के सारे सबसेक्शन आपके यहाँ पे हुए कंप्लीट, एक सेक्शन अपना कंप्लीट हुआ। इसके साथ साथ अब आगे कंपनी के रूल्स जो रेलेवेंट है। रूल्स का फॉर्मेट वैसे ही जैसे अपन कंपनी लॉ में पढ़ते थे, आपको आइडिया होगा, ध्यान में होगा, सेक्शन के साथ रूल आ रहा था ना, तो मेजोरिटी चीजें रिपीट थी। नया क्या था, फॉर्म नंबर्स। यहाँ पे भी इन्होंने वही किया, जो ऊपर अपन ने बातें की ना उससे रिलेटेड फॉर्म नंबर्स आपको दे रखे दिख जाएंगे, देख लो, NCLT 1, NCLT 2, NCLT 6। अब आप ये काम कर सकते हो, घर पे जब इसको रीड करोगे तो जो सेक्शन है वहीं पे ब्रैकेट में फॉर्म नंबर लिख देना, तो लास्ट डे पे आपको फिर ये रूल में से फॉर्म नंबर्स और वो सब पॉइंट्स पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। जो एक दो पॉइंट अलग जा रहे हैं उतना ही पढ़ना है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रिपीटेशन हो रहा है, तो फर्स्ट सब रूल जो है 1 वाला, उसमें सिर्फ फॉर्म नंबर्स बताए हुए हैं, वो आप रिलेट कर सकते हो। जो एफिडेविट फाइल करने की बात हो रही थी, नोटिस की बात हो रही थी, तो उसके फॉर्म नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो सब रूल 2 है उसमें बोला है कि अगर एक से ज्यादा कंपनीज एप्लीकेशन फाइल कर रही है टू द ट्रिब्यूनल फॉर दिस कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, तो बोला ज्वाइंट एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब कितनी बेसिक बात है, तो कुछ खास नहीं। तो सेकंड सब रूल में आप मेन वर्ड हाईलाइट कर लो, ज्वाइंट एप्लीकेशन। ओके, इसके बाद सब रूल 3, टाइम लिमिट दे रखी है। हमने पीछे देखा एप्लीकेशन कौन कर सकता है ट्रिब्यूनल को, कंपनी, क्रेडिटर्स, मेंबर्स और लिक्विडेटर, ठीक है। अब इसमें बोला है कंपनी के अलावा अगर कोई भी एप्लीकेशन कर रहा हो ट्रिब्यूनल में जाके कि भाई मीटिंग करवाओ, तो कंपनी को तो बताना पड़ेगा ना कि मीटिंग करने की बात हो रही है। कंपनी बोले हमको तो बताया नहीं, हमारे साथ मीटिंग करनी, तो हमें तो इंटीमेशन दो। तो बोला कंपनी के अलावा अगर कोई भी पार्टी जाके ट्रिब्यूनल में कंप्लेंट करे या एप्लीकेशन करे, नॉट कंप्लेंट, एप्लीकेशन करे, तो ट्रिब्यूनल कंपनी को एक नोटिस भेजेगी कि ऐसी एप्लीकेशन आई है मीटिंग करवाने के लिए। तो मीटिंग में एक पार्टी तो आप ही हो ना, तो बी प्रिपेयर्ड, वैसी बात होगी। मतलब कंपनी विद मेंबर्स, कंपनी विद क्रेडिटर्स, तो कंपनी तो एक पार्टी है ना,
तो कंपनी को नोटिस जो है वो मिलेगा कि ऐसा ट्रिब्यूनल में किसी ने एप्लीकेशन किया है और मीटिंग अरेंज करने की डिमांड की है, तो उसके लिए यहाँ पे टाइम लिमिट दी, नॉट लेस देन 14 days बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑफ द नोटिस ऑफ एडमिशन। तो देख लो, सेंटेंस पढ़ के देख लो। बोलो, पता चल रहा है? आगे सब रूल 4, द एप्लीकेंट शैल आल्सो डिस्क्लोज टू द ट्रिब्यूनल in the application the basis on which each class of members or creditors has been identified for the purpose of approval of scheme। ठीक है, फॉर्मेलिटी एप्लीकेंट बता देगा भी कौन कौन से क्रेडिटर्स और मेंबर्स को हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। अब जो सब रूल 5 और 6 में बात हो रही है ना, उसमें वो टेक ओवर वाला जो सबसेक्शन देखा ना 11 और 12, उसके रेफरेंस में ये पॉइंट है, तो आप उस चीज को ध्यान रख लो, आपको दिख ही जाएगा, देख लो। अ मेंबर ऑफ द कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टेक ओवर ऑफर इन टर्म्स ऑफ सबसेक्शन 11 when such member along with any other member holds not less than 3/4 of the shares in the company। तो फिर बड़ा मेंबर हो गया ना, कंपनी में 3/4 शेयर्स तो इनके पास ही है, तो ये लोग मिलकर अगर ऑफर करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड फॉर अक्वायरिंग एनी पार्ट ऑफ द रिमेनिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। वही तो हो गया, मेजोरिटी शेयर्स तो हमारे पास ही है, जो बाकी के बचे हैं वो हम अक्वायर करने में इंटरेस्टेड हैं, ताकि मेजोरिटी कंट्रोल जो हमारे हाथ में आ जाए। ऐसी बात आगे भी होने वाली है, 235 236 वाले सेक्शन है ना, उसमें होगा कि रिमेनिंग शेयर्स हम अक्वायर कर लेते हैं, मेजोरिटी कंट्रोल हमारे हाथ में ही है, तो रिमेनिंग शेयर होल्डर्स की वैसे भी चलने नहीं वाली। ऐसा अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जब 90% शेयर मेरे पास है तो आप लोग क्या कर लो कि शेयर होल्डिंग मेंटेन करके, इससे बेटर है अच्छा पैसा ले लो, मुझे कंट्रोल दे दो, आप चले जाओ। क्योंकि कोई भी वोटिंग होगी जब 90% मेरे पास है, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, तो आप लोगों के पास जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं वैसा, तो उससे कनेक्टेड कंडीशन है। और सब रूल 6 में एप्लीकेशन फॉर अरेंजमेंट ऑफ टेक ओवर शैल कंटेन डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डिटेल्स देनी है वो बोला है, रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यू और डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वो सब बताना पड़ेगा। और वैल्यूएशन करते टाइम ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे, पिछले 12 महीने में हाईएस्ट प्राइस शेयर्स के लिए क्या पे किया गया, वो फेयर प्राइस क्या डिटरमाइन की गई, वैल्यूएशन के फैक्टर्स दे रखे हैं। अब अभी रीड करना है तो लैंग्वेज देख लो एक बार। बोलो, हो गया, पढ़ लिया? तो ये रूल वाला पार्ट जो है साथ में वो भी कंप्लीट, तो 230 प्लस इसका रूल कंप्लीट है। अब इसके साथ पेयर में है 231, तो वो साथ में करना ही पड़ेगा बिकॉज बहुत छोटा सेक्शन है, ज्यादा कुछ है नहीं, तो 231 ले लेते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा। 231 में बोला पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू एनफोर्स कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। बोलने का मतलब ये है, ट्रिब्यूनल वो अथॉरिटी नहीं जिससे आप परमिशन लेके चले गए फिर हम अपना अपना देख लेंगे, फिर ट्रिब्यूनल को क्या लेना देना, वैसे थोड़ी है। ट्रिब्यूनल एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह यहाँ पे काम कर रही है। उन्होंने अगर स्कीम अप्रूव की है तो उनको देखना है ना कि मेंबर्स और क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट जो है वो मेंटेन होना चाहिए, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो दे हैव द राइट टू सुपरवाइज द स्कीम आफ्टर गिविंग द ऑर्डर्स फॉर एग्जीक्यूशन। तो जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो स्कीम का, तो जैसा आपने ऑर्डर पास करवाया है वैसा ही एग्जीक्यूशन हो रहा है कि नहीं, ये सुपरविजन जो है वो एनसीएलटी कर सकती है। अच्छा, वो अगर उनको लगे कि जैसा पास करवा के गए वैसा काम हो नहीं रहा है तो इंटरफियर भी कर सकती है। जब तक आपका ट्रैक पे चल रहा है सब कुछ, वो इंटरफियर नहीं करेंगे। भाई आप करो, आपने स्कीम अप्रूव करवा ली, एग्जीक्यूशन आप करो, बट एग्जीक्यूशन अगर कहीं ऑफ ट्रैक जाएगा ना तो इंटरफियर करने का राइट उनके पास है। और एक पॉइंट पे ऐसा ऑर्डर भी दे सकते हैं कि भाई हम ये स्कीम रिजेक्ट कर रहे हैं, जो हमने ऑर्डर दिया था वापस ले रहे हैं, अब जाओ लिक्विडेशन के लिए। एक्सट्रीम स्टेप हो गया, तो वहां तक बात जा सकती है। तो बस 231 में उन्होंने बताया कि भाई ये पावर्स एनसीएलटी के साथ साथ में रहते हैं क्योंकि आपने स्कीम उनसे अप्रूव करवाई, उतनी बात हो रही है, उससे ज्यादा कुछ बोला नहीं है। लैंग्वेज देख लो, फर्स्ट सबसेक्शन में बोला है पावर टू सुपरवाइज
गिव्स अस डायरेक्शंस, मॉडिफिकेशंस, ये सब हो सकता है। पढ़ लो लैंग्वेज, अभी पढ़ लो, उसके ऊपर कुछ नहीं। और सब सेक्शन 2 में बोला गुस्सा हो गए तो वाइंडिंग अप के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट। चलो, तो ये ब्लॉक कंप्लीट हुआ। अब कल जब अपन 232 स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। 230 ये फाउंडेशन सेक्शन है इस पूरे टॉपिक का। इसमें जो अपन ने फ्लो देखा ना, ये एप्लीकेशन करना, ट्रिब्यूनल में जाना, फिर नोटिस इशू करना, रेगुलेटर्स के पास जाना, ये पूरा फ्लो आपको 232 में कर मिलेगा 90% सेम। तो कल ये सेक्शन ना 5 मिनट में हो जाएगा। जितना अभी अपन ने आधा पौना घंटा इस पे लगाया ना, उसका बेनिफिट आपको कल 232, 233 सब में मिलेगा। अब एक फॉर्मेट फिक्स हो गया है, इसी फॉर्मेट में एग्जाम्पल चेंज होते जाएंगे। जैसे 232 में मर्जर अमालगमेशन वर्ड यूज किया है, 230 एकदम जनरलाइज था, कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट में आ गया ना मर्जर अमालगमेशन, बट उसको स्पेसिफाई किया 232 में कि जनरल मर्जर अमालगमेशन कोई कंपनी का हो तो 232 के प्रोसीजर के हिसाब से होता है। फिर 233 आप देखो, वहां फास्ट ट्रैक मर्जर बोला है, वहां स्पेसिफाई कर दिया स्मॉल कंपनीज या होल्डिंग सब्सिडरी, तो और स्पेसिफिक कर दिया। अब मर्जर अमालगमेशन कोई भी कंपनी का हो सकता है, बट उसमें से भी अगर 2 स्मॉल कंपनीज हो या एक होल्डिंग और उसकी होल्डिंग और सब्सिडरी मर्ज हो रही हो, तो 233 में आप फास्ट ट्रैक मर्जर कर सकते हो कम कंप्लायंसेस के साथ। तो ये एक स्पेसिफिक कैटेगरी हो गई। उसके बाद देखो 234 देख लो, फॉरेन कंपनी वाला मैटर। देखो हर एक सेक्शन में एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो फॉर्मेट बेसिक काफी हद तक सेम रहता है। फिर आता है 235, पावर टू एक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग फ्रॉम स्कीम। ये डिसेंटिंग वाले, भाई तुमको तकलीफ है ना तो पैसे लो और जाओ, हम देख लेंगे। तो ये वो कैटेगरी हो गई। 236 में आएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दोनों में फर्क क्या है। आधे लोग पढ़ते पढ़ाते रहते समझ ही नहीं आता 235 और 236 में फर्क क्या है। 235 में डिसेंटिंग वाले हैं, जो स्कीम से ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि यार ये तो गलत है, भाई तुमको गलत लग रहा है, 90% को सही लग रहा है, तुम पैसे लो और जाओ। 236 डिफरेंट है, वहां पे उन्होंने बोला माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, वो बेचारे इतनी कम क्वांटिटी में बचे हैं कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मतलब कभी भी उनको ये फील नहीं होगा कि हमारा बोला हुआ मैटर करता है, बिकॉज वी आर लेस देन 10%, और बाकी का 90+% वाला ग्रुप एक हो चुका है। अब बोला यार आप लोगों के पास 2-3% शेयर बचे हैं, हम आपको ही नहीं बोल रहे कि आपको कोई निकाल रहा है या आपको हमारे से कोई दुश्मनी, आप रहो कंपनी में, बट आप ही बताओ इतने से होल्डिंग में आपकी क्या चलेगी। कोई भी डिसीजन हम लोग सब लेंगे मिलकर, जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज यू डोंट हैव द नंबर्स। बेटर ये है कि आप अपने शेयर हमें दे दो, हम ऑफर कर रहे हैं, अच्छे पैसे ले लो, प्रीमियम ले लो, और आप कहीं और इन्वेस्ट कर दो। इससे ये होगा कि हमें पूरा कंट्रोल मिल जाएगा और आप मेंटली फ्री हो जाओगे, वहां पैसे लगाओ जहां आपकी सुनी जाएगी। तो दिस इज नॉट डिसेंटिंग, बट दिस इज अ प्रैक्टिकल डिसीजन। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है दोनों में। वैसा 236 में बात होगी। 237 में वो आ गया जो वोडाफोन आइडिया में हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो वोडाफोन आइडिया वाला मैटर, ऐसे सेक्शन चलेंगे। लास्ट में फिर 2-3 सेक्शन और है और फिर वो टॉपिक एंड होगा वैसा। तो कल कंटिन्यू करते हैं आगे 232 से।